हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, मैं भी मस्त। स्टार्ट करते हैं यार आज के हम लोग अपने इस लेक्चर को, जहां हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉन्ड एंगल को समझने वाले हैं। तो बॉन्ड एंगल को समझने से पहले आपको वैस्पर थ्योरी और जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस टॉपिक को आप अच्छे से पहले स्टडी कर लेना, तो जाकर आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यार अपने इस टॉपिक बॉन्ड एंगल को। तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले, बॉन्ड एंगल। छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें आपको कुछ बेसिक्स बातें पता होना चाहिए और कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बॉन्ड एंगल कैसे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग बॉन्ड एंगल को निकालते हैं। तो बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज को हम समझ लेते हैं। तो बॉन्ड एंगल का सिंपल सा मतलब है एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, या ऐसा लिख देता है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड के बीच का एंगल को ही हम लोग क्या कह देते हैं, किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड के बीच का एंगल को ही हम लोग क्या कह देते हैं, बॉन्ड एंगल कह देते हैं। जैसे मान लो मैं H2O की बात करता हूं, तो H2O में यहां पे ये एक बॉन्ड और एक बॉन्ड ये है, तो यहां पे इस दोनों के बीच का जो एंगल है इसे ही हम लोग बॉन्ड एंगल कह देते हैं। इज दैट क्लियर? तो बॉन्ड एंगल का मतलब तो समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि यार हम लोग बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन कैसे करते हैं और बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो अब देखिएगा बॉन्ड एंगल हम लोग देखने के लिए हम लोग इसको तीन केस में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तीन पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला, जहां पे कोई लोन पेयर ना हो, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो। दूसरा केस की हम बात करेंगे जहां सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा, और तीसरा केस हम बात करेंगे जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो बिटवीन सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम। तो हम लोग पहले केस 1 की बात करेंगे। केस 1, व्हेन लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं होगा, तो ऐसे केस में उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए यार सिंपल सा आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। ऑलरेडी यार हाइब्रिडाइजेशन हम पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किए हुए हैं। तो जैसा कि यदि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी जहां हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है, तो ऐसे में वहां पे बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, तो sp के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो 180 डिग्री पे होते हैं। तो इसलिए sp हाइब्रिडेशन के केस में बॉन्ड एंगल हो जाता है 180। यदि कहीं हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है, तो ऐसे में यहां पे बॉन्ड एंगल हो जाता है आपका 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल प्लेनर कहे तो 120। यहां पे देखो इस तरह का होता है ABB, तो लीनियर है, तो यहां पे एंगल 180 हो जाता है। यहां पे sp2 है, मतलब ABB, तो इस तरह से यहां पे बॉन्ड एंगल कितना आ जाता है, 120 डिग्री आ जाता है। क्लियर? फिर sp3 की हम बात करते हैं, तो sp3 में बॉन्ड एंगल आ जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये सारी बातें हम पहले भी किए हुए हैं कि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच क्या एंगल होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम पहले भी बात किए हुए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए देख लीजिए, sp3 है तो शेप जो होता है, ज्योमेट्री जो होता है वो आपको टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल में किसी भी दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ओके, तो ये sp, sp2, sp3 का तीन एटलीस्ट ये याद होना चाहिए। इसके बाद sp3d और sp3d2, इसमें आपका चेंज हो जाता है बॉन्ड एंगल। sp3d का यदि हम शेप की बात करें तो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, और इसमें जो शेप बनता है कुछ ऐसा बनता है, ये B, ये B, ये B, ये B और ये भी हुआ B, और यहाँ पे ये ट्रायंगुलर प्लेन। तो ट्रायंगुलर प्लेन, इसके ऊपर भी एक पिरामिड बनता है, नीचे भी पिरामिड बनता है, इसलिए इस शेप का नाम होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। एंगल की हम बात कर रहे थे, एंगल क्या होगा कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो दो तरह के एंगल होते हैं टीबीपी में, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में। एक तो जो ट्रायंगुलर प्लेन में है, जो ट्रायंगुलर प्लेन में इसके बीच एंगल क्या होता है बता सकते हो, क्या होता है, 120 डिग्री। और साथ ही साथ यदि हम इस एंगल की बात करते हैं, ये वाले एंगल की बात करते हैं,
तो ये यदि एंगल को ध्यान से इमेजिन करो ना, तो ये जो बी आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड के प्लेन में, एक्चुअली में ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ये एक्चुअली में बी कहाँ है, ये एक्चुअली में बाहर है बिल्कुल, यानी यहाँ पे कहीं यहाँ पे है ये बी, यानी ये जो ट्राइंगल का प्लेन इस प्लेन के जस्ट ऊपर, मतलब इस सेंटर पॉइंट जो ए है उसका जस्ट ऊपर है, और दूसरा वाला जो बी दिख रहा है ना वो जस्ट पीछे, बोर्ड के पीछे साइड है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक 3D ज्योमेट्री है, इसमें से एक ट्राइंगल होता है और उस ट्राइंगल का जो सेंटर है ना, उस सेंटर से हम उस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, उसको तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं। कहने का मतलब इसको इस तीनों वर्टेक्स से हम पहले ज्वाइन कर देते हैं, तो ट्राइंगुलर पिरामिडल बना। फिर इसी तरह से नीचे वाला जो पॉइंट, नीचे का मतलब ये ट्राइंगुलर प्लेन है, इस ट्राइंगुलर प्लेन का जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट जैसे ये आपका ए हो गया, इस ट्राइंगुलर प्लेन का सेंटर पॉइंट ए, तो ये जो ट्राइंगुलर प्लेन का सेंटर को जस्ट नीचे लाएं और उसको तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिए। तीनों वर्टेक्स का मतलब इससे, इससे और इससे, तो फिर नीचे से भी एक पिरामिड बना। तो इस तरह से ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो गया, TBP जिसे कह रहे हैं। अब हम बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो कचरा हो चुका है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम फिर से बना देते हैं, ठीक है। चलो यार हम फिर से बना देते हैं। अब तुम लोग को उम्मीद है कि यार समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड एंगल जो हम बतलाना और दिखाना चाह रहे थे वो क्या होगा। ऐसा, तो यहां पे यदि हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये जो तो है ट्रायंगुलर प्लेन में है, और इसलिए ये बॉन्ड एंगल आपका कितना हो जाता है 120 डिग्री। और ऊपर की यदि हम बात करें, ये वाला बॉन्ड एंगल जरा सोच कर बताना, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए। तो एक्चुअल में देखो यार, ये बी दिख रहा होगा ये बोर्ड के प्लेन में, लेकिन नहीं, ये बी एक्चुअली में कहीं यहाँ पे समझ रहे हो। तो इस तरह से ये ऐसा गया और फिर ऐसा गया, यानी ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, जरा इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को, ये ऐसा या फिर ऐसा, कितना एंगल परफॉर्म कर रहा है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए ये एंगल जो दिख रहा होगा आपको 30 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन एक्चुअली में ना 30 है ना 60, एक्चुअली में कितना है 90 डिग्री है। बिल्कुल समझ रहे हो ना यार, ये बी जो है एक्चुअली में ये कहीं इस तरह से हवा में कहीं पॉइंट है, ये बोर्ड के बाहर आ रहा, और ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 90 डिग्री वाले टोटल कितने एंगल होंगे और टोटल 120 डिग्री वाले कितने एंगल होंगे, तो क्या आप बता सकते हो? थोड़ा सा इमेजिन करो और बताओ यार, 90 डिग्री एंगल पे कितने बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट एट 90 डिग्री। सोचिए और थोड़ा जल्दी आंसर बताइए। तो देखो यार 90 डिग्री एंगल पे कितने बॉन्ड होंगे, ये बी जो है ना, पहले तो इस बी के साथ 90 बना रहा होगा, सेम वे में ये बी इसके साथ भी कितना बना रहा होगा 90। कैसे? ये बी आपका है एक्चुअल में कुछ इस तरह से, तो ये वाला बी देखो तो इसके साथ कितना 90, इवन इसको हम यदि देखें तो ये इसके साथ भी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 90। मतलब ये बी जो है ना, इस तीनों के साथ 90 फॉर्म कर रहा है। सेम वे में ये भी अंदर की ओर जा रहा होगा, तो ये भी तीनों के साथ 90 90 90 बना रहा होगा। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री वाले एंगल है ना, आपको टोटल 6 बॉन्ड मिलने वाले हैं। और 120 डिग्री एंगल पे यदि पूछा जाए कितने बॉन्ड हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3। ट्रायंगुलर प्लेन में जो भी बॉन्ड दिख रहा है वो आपका, ट्रायंगुलर प्लेन में जो भी बॉन्ड दिख रहा है वो 120 डिग्री एंगल वाले हैं। तो इस तरह से sp3d हाइब्रिडाइजेशन TBP शेप होता है, जिसमें से आपको 2 तरह के बॉन्ड एंगल मिलेंगे, 90 डिग्री और 120 डिग्री। अब वो क्वेश्चंस पे जिस तरह से भी पूछेगा आप देख लेना, मैंने आपको एक बिल्कुल 3D व्यू जो होता है इमेजिन करवा दिया चीज़ों को। अब एक और ऑप्शन इसमें बचा हुआ है sp3d2। चलिए नेक्स्ट sp3d2। तो sp3d2 पता होगा यार, स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, इसको मैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं, जिसमें से ए बी आपके चारों कॉर्नर पे हो जाएंगे, साथ ही साथ ऊपर भी बी, नीचे भी बी। अब यदि एंगल पूछा जाए तो एंगल क्या बताएंगे यहाँ पे, जरा बताइए, सोचिए। तो ये एंगल जो दिख रहा है ये कितना होना चाहिए? अगेन ये बी कहाँ पे, बाहर है, कहीं कहीं बाहर है, इस तरह से हवा में लटका हुआ। ये बी कहाँ है, ये एक्चुअली में कहीं अंदर होगा। तो इस तरह से यदि हम एंगल देखेंगे तो ये एंगल कितना हो चुका है 90 डिग्री। कितना एंगल हो चुका है 90 डिग्री। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें टोटल 90 डिग्री एंगल कितने हैं, 90 डिग्री पे कितने बॉन्ड हैं, टोटल 90 डिग्री एंगल कितने बॉन्ड बना रहे हैं, तो जरा सोच कर बताना यार सही आंसर क्या होगा इसका, सोच के थोड़ा बताओ। तो देखो यदि हम इस बी की बात करें तो ये वाला बी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 90। क्यों? ये बी एक्चुअल में कहीं यहाँ पे है, हवा में है। तो ये इस तरह से देखो यार,
इस तरह से 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90 से, यानी ये भी जो है ना आपका 4 एंगल बना रहा जो कि 90 डिग्री पे है। सेम वे में ये वाला भी ये अंदर की ओर है, तो ये भी इसके साथ चारों के साथ बना रहा, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो क्या 90 डिग्री एंगल पे 8 बॉन्ड होंगे क्या? नहीं, और भी ज़्यादा होंगे। कैसे? अब यहाँ पे यदि ये देखा जाए ना तो ये एंगल भी कितने एंगल पे एक्चुअल में, हाँ तो देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में 2 डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, पता है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर में क्या होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा बात? तो इसलिए ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, थोड़ा सा कचड़ा हो गया होगा, थोड़ा इसलिए भावनाओं को समझना यार तुम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड विच आर एट 90 डिग्री कितना हो चुका है? 12 बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड बनाया, ये 4, और प्लेन में आपका 1 2 3 4 बना। तो इस तरह से टोटल 12 बॉन्ड्स ऐसे हैं यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल पे है। तो अभी हम लोग उस ज्योमेट्री की बात कर रहे थे जहां कोई लोन पेयर नहीं होगा, केवल आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बता सकते हो। तो अभी तो ना मैंने जस्ट हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताया, इसी को थोड़ा सा हम लोग शेप मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बात कर लेते, बॉन्ड एंगल कैसे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग केस 1 ही की बात कर रहे हैं जहां लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अभी लोन पेयर जहां प्रेजेंट नहीं होता उसी की बात कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल इस पे हम लोग बेस्ट देखने वाले, जैसे BeCl2। BeCl2 में बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो सबसे पहले आपको यार शेप ड्रॉ करने आना चाहिए। यदि शेप नहीं ड्रॉ करने आता तो फिर ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा यार, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। तो BeCl2 का आप यदि 1 2 देखो मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो यार। बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस अदर आइटम 2/2, तो 2 + 2 4, 4/2 3। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ जाता है। बॉन्ड पेयर निकालने जाओगे तो बॉन्ड पेयर, सॉरी यहाँ पर 2 कैसे आ जाएगा यार, 2 + 2/2 2 होता है ना। बॉन्ड पेयर 2 आ जाएगा और लोन पेयर कितना आ जाएगा 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0 होता है। ऐसे में शेप क्या हो जाता है? लीनियर, और लीनियर है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा बात? तो बस आपको शेप ड्रॉ करने आना चाहिए। इसी तरह से BeCl3 की यदि हम बात करें तो BeCl3 में एक Cl, दूसरा Cl और ये तीसरा Cl। क्या कोई लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास? नहीं है। तो 3 बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन आप देखोगे तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 आ जाएगा और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कोई लोन पेयर नहीं है, सीधा सीधा हाइब्रिडेशन निकाल लो, आप देख लो यार बॉन्ड एंगल कितना होगा। सेम वे में AlCl3, तो Al बीच में आ रख दो यार, इधर एक Cl इधर, एक Cl इधर, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा जरा सोचो और बताओ। तो अगेन यहाँ पे एल्युमिनियम के पास क्या कोई लोन पेयर होगा प्रेजेंट? सोचो जरा, नहीं होगा। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीनों के तीनों तो आपको दिख ही रहे होंगे बॉन्डिंग में, तीनों के तीनों बॉन्डिंग कर लिए तो कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो इसलिए हाइब्रिडेशन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं sp2। अब ये हाइब्रिडेशन कैसे निकाल रहे हैं? तो एक तो स्ट्रक्चर से निकाल लो, या दूसरा तरीका है आप इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर जो आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं उससे निकाल लो। तो इस तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम के बीच का जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? चलिए और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। CH4 की बात करते हैं। CH4, तो CH4 में क्या है? कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन आ गया। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? कोई भी बॉन्ड एंगल देख सकते हो, यहाँ पे सभी के सभी बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि यार कोई एक ज़्यादा है कोई कम होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, हर तरफ से सिमेट्रिकल है इसलिए। हाँ, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा ये बताना है आपको CH4 में। तो CH4 हाइब्रिडेशन क्या आता है कार्बन का यहाँ पे? sp3। हाइब्रिडेशन यार नहीं निकालने आता तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो यार, जो फार्मूला बताए हैं उस इलेक्ट्रॉन पेयर से आपको हाइब्रिडेशन पता चल गया sp3, और sp3 है, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं। तो अभी मैंने जो बताया था वो आप याद रख लीजिएगा कि sp3 में बॉन्ड एंगल इतना, sp2 में इतना इतना। समझ रहे हो? पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, वहाँ से हाइब्रिडेशन आपको पता चल जाएगा। हाइब्रिडेशन पता चल गया, लोन पेयर नहीं है तो बस ये वाला लगा दो, सही हो जाएगा। समझ आई बात? तो यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। इसी तरह से यदि CCl4 में बात करा जाए तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? तो देखो यार CCl4 में 4 Cl आ गए, 1 2 3 4 Cl। बॉन्ड एंगल कितना हो? कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यार सर आपने ये वाला एंगल बताया, ये वाला एंगल नहीं बताया, सबके सब यार सेम ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये CCl का बॉन्ड अगेन कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28। क्यों? हाइब्रिडेशन कार्बन है यार, sp3 ही होगा, कोई लोन पेयर तो है नहीं। समझ आ रही बात? CO2 में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा चेक करते हैं। तो कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के पास कोई लोन पेयर बचा क्या? नहीं। हाइब्रिडेशन क्या है? sp हाइब्रिडेशन, लोन पेयर 0। तो ऐसे में हम बॉन्ड एंगल कितना बता देंगे 1
80 डिग्री। समझ आ रही बात? इसी तरह से थोड़ा सा आप लोग खुद से यार वीडियो पॉज करके और ट्राई करना और बताओ मुझे कि SO3 के केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो चलो यार वीडियो पॉज करके आप लोग कोशिश करना। SO3 देखना यार, SO3 का यदि हम शेप बनाते हैं, देखो यार दो तरीका है। एक तरीका तो आप ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसका निकाल लो। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालोगे? सेंट्रल एटम 6, अदर एटम में ऑक्सीजन को नहीं लेते तो 6 + 0 ही रह जाएगा बाई 2, तो ये वैल्यू कितना आ गया 3। और 3 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या लिख सकते हैं? sp2। लोन पेयर यहां से देख लो यार, अदर एटम 3, तो बॉन्ड पेयर तो 3 हो जाता है, लेकिन लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन एज हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो कोई भी एंगल यहां पे देख लो वो 120 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल किस तरह से देखना है? यदि लोन पेयर नहीं है तो बहुत ईजी है, बस और बस आपको शेप ड्रॉ करने आना चाहिए, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बनाने आना चाहिए। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं जाने वाला है बॉन्ड एंगल में। चलिए और हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे PCl5 में बात कर लेते हैं। PCl5, तो PCl5 का देखो ज्योमेट्री क्या होता है? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एक PCl, Cl, इधर Cl, बाकी 3 Cl ऊपर, 2 Cl ऊपर नीचे। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होंगे। एक ट्राइगोनल प्लेनर में जो है उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा यार, बता सकते हो? ये वाला 120। और ये जो एंगल दिख रहा है ऊपर, जो एक्सियल प्लेन में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? इसी तरह से यदि हम SF6 की बात करें, SF6, तो S F F F ऊपर F नीचे F। अब यहां पे ये भी एंगल 90 ही होता है, ये एंगल भी कितना होता है? 90 ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताएं sp3d2 हाइब्रिडेशन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो इस तरह से यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से आप अब इजीली किसी भी ज्योमेट्री का, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल बता सकते हो, बशर्ते कि हाइब्रिडाइजेशन से जो आप बॉन्ड एंगल निकाल रहे हो ना, तभी बताना है जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो। यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाए तो ऐसे में फिर आप हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है? जैसे हमने बताया CH4, हाइब्रिडाइजेशन क्या है CH4 का? sp3 आपने बॉन्ड एंगल कितना बोल दिया? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यही चीज क्या NH3 में भी लागू होगा क्या? लोन पेयर आ गया। अब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हम कहां देखते हैं? सेंट्रल एटम के पास। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ गया। हाइब्रिडेशन बताओ नाइट्रोजन का क्या है? तो एक 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या बोल देंगे? sp3 है। तो बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन क्या यहां पे भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे एक बेसिक डिफरेंस आ गया। होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? यहां पे चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे, सबके सब बॉन्ड थे ना। अब एक जगह बॉन्ड पेयर के जगह पे क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। और आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी में, कि जो लोन पेयर का रिपल्सन होता है ना विद बॉन्ड पेयर या विद लोन पेयर, वो ज्यादा होता है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर केवल प्रेजेंट है, तो जो रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे अब ये लोन पेयर आ गया, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा होगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर, तो इस तरह से ये रिपेल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? यहाँ पे जो बॉन्ड्स पहले दूर दूर थे, अब वो रिपल्सन की वजह से पास पास आ जाएंगे। ये रिपेल कर रहा है ना इस बॉन्ड को, तो बॉन्ड को जब रिपेल कर रहा है तो ये पास पास आ जाएंगे, और इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? सोचो। तो यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्यों? रिपल्सन हो रहा, रिपल्सन होगा तो ये पास पास बॉन्ड आएंगे और बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इस केस में बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। क्लियर? तो चलो अब हम लोग केस 2 की बात कर लेते हैं। ये तो चलो मैं समझाने के लिए, तो अब हम लोग केस 2 में एंट्री मार लेते हैं जहां पे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा। केस 1 हम बात कर रहे थे जहां सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं था। ओके, तो चलिए केस 2, when central atom has लोन पेयर। अब सेंट्रल एटम के पास यदि लोन पेयर आ जाता है तो ऐसे में बॉन्ड एंगल किस तरह से चेंज हो जाता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अभी हम आपको बताएं
BCl3, तो थोड़ा सा मैं रिलेट करूंगा विदाउट लोन पेयर और विथ लोन पेयर, दोनों को हम रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो एक तो BCl3 जहां पे सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 120 डिग्री हो जाता है। क्लियर। एक काम करता हूं, यहां पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 120, और हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं SnCl2। जरा तुम लोग पहले खुद से इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करना, SnCl2 का ज्योमेट्री खुद से ड्रॉ करो और बताओ यार क्या होगा ज्योमेट्री, इसका शेप क्या होगा। तो SN2Cl, SN2Cl। Sn के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं Sn के पास, तो अब देखो यार इतना पता होना चाहिए तुम लोगों को। Sn किस फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से। कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है, या कहे सिया जी सुनो प्रभु। तो यहाँ पे Sn जो है वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4 में से कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा चुका 2, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एक पेयर बच चुका। हाइब्रिडेशन की यदि हम बात करेंगे Sn का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन sp2। अब sp2 में यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp2 था। अब अभी हम बताए थे कि sp2 के केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, लेकिन कब, जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो BCl3, AlCl3, ये सब के केस में आपका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एग्जैक्टली होगा। हाइब्रिडेशन sp2 आता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन SnCl2 में हाइब्रिडेशन sp2 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होगा। अब सवाल ये है कि 120 डिग्री नहीं है बॉन्ड एंगल, तो वहाँ ज़्यादा होगा कि कम होगा 120 डिग्री से, बॉन्ड एंगल कम होगा कि ज़्यादा होगा 120 डिग्री से, ये आपको थोड़ा सा सोचना है और बताना है। तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो और जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होना चाहिए। तो देखो ये लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है ना, बताया था ना यार वेस्पर थ्योरी में, रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है आपका LP रिपल्सन, देन LP-BP, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन तो सबसे लिस्ट होता है। तो यहाँ पे रिपल्सन आपका बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका लेस देन 120। क्लोज रिपेल करेगा तो ये थोड़ा सा बॉन्ड क्लोज आ जाएगा ना, बॉन्ड क्लोज आ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बात यार। तो चलो यार अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, अभी हम sp2 वाले में तुम लोगों को समझा कि किस तरह से लोन पेयर आ जाने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। देखो लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, ठीक है ना, क्यों कम हो रहा है क्लियर है ना। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगा, बहुत सारे जगह आपको बुक्स में या फिर बहुत सारे नोट्स में आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे यार चीज़ों को रटा दिया जाता है कि यार लोन पेयर आ जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम, कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाता है तो बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा। तो यार ये रटना नहीं है, ठीक है ना। यदि रटोगे तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और गलत कर डालोगे क्वेश्चन को। इसीलिए रटने के बजाय आप चीज़ों को समझो तो ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा मतलब आपका एक्यूरेसी है ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए रटना मत यार कहीं, यही हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट CH4 में क्या है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। एक ये हुआ, दूसरा NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक और आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, NH3 में एक लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं H2O का। H2O में क्या हो जाता है OHH, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे H2O में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा जरा सोचो। बॉन्ड एंगल छोड़ो, यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा, ये समझ में आ गया ना। अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ हाइब्रिडेशन यहाँ पे सभी का क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे जरा जल्दी से बताते चलो। sp3 4 सिग्मा लोन पेयर 0, हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या होगा 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन sp3। इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन sp3। यदि हाइब्रिडेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल होना क्या चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन क्या 109 डिग्री 28 मिनट हर जगह होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये अब पास में आ जाएंगे, ये बॉन्ड क्या होंगे पास में आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा।
समझ रहे हो? तो ये इस केस में NH3 के केस में ये बॉन्ड एंगल कम होकर 107.5 डिग्री के क्लोज हो जाता है। ये वैल्यू 107 डिग्री अप्रॉक्स वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। और वाटर की यदि हम बात करें तो वाटर में बॉन्ड एंगल कितना हो जाए, तो यहाँ पे दो लोन पेयर आ गया। ये लोन पेयर इधर से धक्का दे रहा है इसको, और ये लोन पेयर इस बॉन्ड को धक्का दे रहा है कि भाई तुम लोग और जाओ पास पास, समझ लो। यहाँ पे H2 में दो एक लोन पेयर था, भाई ये दोनों तरफ से धक्का देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे तो भाई दो लोन पेयर लगा है, तो ये दोनों को धक्का दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल और भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसलिए H2 के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। तो अभी हम लोग उस ज्योमेट्री की बात करें, उस तरह के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जहां पे लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर के आने से किस तरह से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, कहां बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, कहां बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर इज दैट? तो इस तरह से अभी हम लोग 2 केस डिस्कस कर लिए। अब हम लोग थर्ड केस पे आते हैं, जहां आपका सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड की बात करते हैं जहां पे व्हेन देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। ये सराउंडिंग एटम को मैं शॉर्ट में ऐसा लिख दिया, सराउंडिंग एटम है, ठीक है ना, यानी जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाए बिटवीन सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम। तो ऐसे केस में हम लोग फिर बॉन्ड एंगल को किस तरह से चेक करते हैं, चलिए देखते हैं एग्जांपल से। इसमें भी हम लोग पहली बात करेंगे, पहला केस बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट जो है व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। पहला केस हम बात कर रहे हैं जहां सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। तो देखना, जैसे हम यहां पे एक बात एग्जांपल ले ले रहे हैं NCl3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, बिल्कुल यार होगा। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। समझ आ रहा? फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट PCl3 फॉस्फोरस भी यार नाइट्रोजन के फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके पास भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 चला गया बॉन्डिंग में, बच गया 1 पेयर। फिर आर्सेनिक में आ जाओ यार, HCl3, यहां पे भी एक लोन पेयर आ जाएगा। फिर SB में आ जाओ, देखिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो भिखारी की बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो भिखारी में भी क्या है, BiCl3 और एक लोन पेयर। ठीक है, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से भिखारी, ये सारे के सारे सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी के पास एक एक लोन पेयर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचना और बताना कि बॉन्ड एंगल में का ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा, कहाँ पे कम होना चाहिए। देखिए यार, सभी जगह यदि हम चेक करें ना हाइब्रिडाइजेशन, तो सभी जगह हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। चेक कर लो, हाइब्रिडेशन क्या आएगा यहाँ पे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, सब जगह हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। बॉन्ड एंगल होना क्या चाहिए था, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था सभी जगह 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर क्या गया, रिपल्सन कर दिया, तो बॉन्ड लोन पेयर इस बॉन्ड को, समझ में आ रहा, तो बॉन्ड पास, बॉन्ड एंगल 109.28 से कम हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये चीज तो समझ में आ रहा होगा। अब बात आया कि यार सब जगह कम हो रहा है, अब इसके आगे कैसे देखेंगे, तो कोई बात नहीं, इसके आगे कैसे देखेंगे यार मैं बताता हूं। आप बस ये देखो कि यार चेंजेस कहां आ रहा है, तो जो सेंट्रल एटम है ना वो आपका चेंज हो रहा है। अब सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है तो इस पे बॉन्ड एंगल किस तरह से डिपेंड करेगा। तो देखो यार, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, समझना रटना मत, समझना रटना मत। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा नाइट्रोजन, जो इसको एक काम करता हूं मैं, ये लोन पेयर जो है ना, नाइट्रोजन लोन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। तो यहां पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, NCl और इसके, वो इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें इस वाले में, तो इस वाले में इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर रहेंगे, थोड़े दूर रहेंगे। क्यों, नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच कर ले आया। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम, तो ये दूर रहेगा। आर्सेनिक का और कम, तो ये और दूर रहेगा, यहाँ पे और दूर रहेगा। अब देखो यार, हम इतना मतलब कि
समझाने के लिए, कंपैरिजन, एक रिलेटिव दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा दूर करते जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पास इसलिए क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा खींच के भाई अपने पास ले आया। अब यदि हम बात करें रिपल्सन की, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो दोनों बॉन्ड एंगल है, पहले देखो यार ये लोन पेयर इसको पुश करके भाई पहुंचा दिया पास। अब यहाँ पे वो तो सब में चल रहा है इसलिए हम उस चीज़ को इग्नोर कर दिए। अब नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का डिफरेंट है, बस और बस यही, बाकी सब कुछ सेम है, बस और बस डिफरेंस केवल कहां देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे क्या हो गया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिया, ये सब में इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कहां ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे सबसे पास में है ना, सबसे पास में, तो यहाँ पे रिपल्सन सबसे ज्यादा हो जाएगा। और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा, NCl3 में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा क्यों हुआ। सेम वे में PCl3 में भी बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा देन आर्सेनिक, देन Sb, देन भिखारी, Bi बिस्मत। बात समझ में आया क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाँ क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देख लो यार कॉन्सेप्ट क्या है यार, उस कॉन्सेप्ट को बस समझो। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा था, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दूर दूर आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिस्मत का बहुत कम है, बिस्मत का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रख लिया। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के जो बीच दूरी है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी वो बढ़ गया, तो रिपल्सन यहाँ पे कम हो रहा है। इधर रिपल्सन थोड़ा ज्यादा है, यहाँ रिपल्सन इलेक्ट्रॉन के बीच ज्यादा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, यहाँ तो नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे रिपल्सन बढ़ गया, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। बस इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन देख, और इलेक्ट्रॉन कौन सा, लोन पेयर वाला नहीं, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच रिपल्सन देखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग यार खुद से कोशिश करना और बताना आंसर क्या होगा। ये H2O है, H2O में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर आ जाएगा, ये H2S है, O स्टाइल से टीपो। अभी देखो सभी सेम फैमिली के ही हम ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन भी दिया जाएगा तो ऐसे ही दिया जाएगा जहां आप कंपैरिजन कर सको। और लास्ट हो गया आपका पोलोनियम। सब कुछ सेम है, बस एक चीज में डिफरेंस है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देख लो बस ऑक्सीजन यहाँ पे, दूसरे जगह में सल्फर आ गया, और यहाँ सेलेनियम, टेलिनियम, बस सेंट्रल एटम में डिफरेंस है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सोचो बताओ। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यदि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा, और इस तरह से इस दोनों ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे जो ये वाला और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ सबसे ज्यादा। समझ आया। फिर इसी तरह से सल्फर सेलेनियम में हम कंपेयर करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली इसके ज्यादा क्लोज होगा, इसमें थोड़ा दूर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा, तो इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा। जहां पे भी बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा हो रहा है ना, वहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बस यही आपको सोचना है। सेम है फिर यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है जो आगे मैं बताऊंगा भी। यहाँ पे वाटर के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री 5 मिनट, सॉरी 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है 104.5 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। H2S में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, H2S में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, जैसे sp3 हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी हर जगह हाइब्रिडेशन sp3 ही है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, sp3 हाइब्रिडेशन है तो, लेकिन ऊपर दो लोन पेयर आ गया, इसके लिए बॉन्ड एंगल कम होते हुए 104 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है। सेम है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिपल्सन कम हो रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, क्यों, रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा, कम होकर क्या होना चाहिए, 104.5 से 103 होना चाहिए, 102 होना चाहिए, 101 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हो, या यहाँ पे रिपल्सन हालांकि कम है, यहाँ पे रिपल्सन इलेक्ट्रॉन के बीच ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ का ज्यादा होगा, इससे ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे यदि बॉन्ड एंगल कम है भी तो कम होकर कितना होना चाहिए, 104 से कम कितना होना चाहिए, 103, 102, 101 बहुत हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व किया गया है ना, वो है आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 92 डिग्री, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है।
कम होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन 92 पे आ जाएगा यार, ये कुछ ज़्यादा कम हो गया, ये चीज़ बचा नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग अलग से समझते हैं ड्रैगोस रूल में। फिलहाल के लिए बस आपको ये याद रखना, ये वैल्यू याद रखना कि H2S में H2O H2S दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ऑक्सीजन सल्फर। H2 में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट है, लेकिन H2S की बात करते हैं बॉन्ड एंगल हो जाता है 90 डिग्री के अप्रॉक्स। सेम है में यहाँ पे भी यदि हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये भी आपका 91 डिग्री के आसपास होता है, ये भी आपका 90 डिग्री के क्लोज हो जाता है वैल्यू। तो अब बात ये है कि यार यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के क्लोज कैसे हो गया, तो ये चीज़ें को हम लोग आगे देखने वाले हैं ड्रैगोस रूल में। क्या होता है ड्रैगोस रूल, आगे हम बात करते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो हम बॉन्ड एंगल कैसे चेक करेंगे। अब हम दूसरा केस, इसी में सेकंड केस की भी बात कर लेते हैं, जहां आपका सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा। हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट। तो चलो यार इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिए NF3 है, यहाँ पे लोन पेयर तो होगा ही, फिर इसी तरह से NCl3 है, फिर इसी तरह से NBr3 है। तो चलो इसी तरह से Ni3 भी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखना बॉन्ड एंगल हमें बताना है, तो अब वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाना है जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे थे ना कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, वही कॉन्सेप्ट लगाना। जहाँ इलेक्ट्रॉन पास पास में होगा, जहाँ बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पास में है, वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन थोड़ा कम। तक सेंट्रल एटम हर जगह सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बस सराउंडिंग एटम जो है ना वो डिफरेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अब आप लोग बताना कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज होगा, फ्लोरीन के ज़्यादा क्लोज होगा कि नाइट्रोजन के ज़्यादा क्लोज होगा? तो डेफिनेटली यार फ्लोरीन के ज़्यादा क्लोज होगा। यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से दूर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत देखना तुम लोग, नाइट्रोजन हर जगह कॉमन है, जो डिफरेंट है उसको हम देखेंगे। जो डिफरेंट आपका फ्लोरीन है ना, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन आयोडीन है ना, तो हम इसको केवल देखेंगे। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखा था, क्लोरीन थोड़ा कम तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास गया, ब्रोमीन और पास जाएगा, और आयोडीन में इलेक्ट्रॉन और पास हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से देख के क्या बोल सकते हो कि बॉन्ड एंगल कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, जरा सोचो और बताओ। तो यहाँ पे बस सिंपली आपको यही तो देखना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज़्यादा है। बताइए यार, देख के कहाँ ज़्यादा होगा? फ्लोरीन में यहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पास में है, कहाँ पास में? यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास में, इसलिए यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ ज़्यादा होगा। बात आई समझ में? फिर यहाँ पे ऐसा। एक और इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, आयोडीन का साइज काफ़ी बड़ा है। हाँ भाई, बहुत बड़ा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइज काफ़ी बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होता है, उनके बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, और रिपल्सन बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। आयोडीन बड़ा बड़ा ग्रुप है ना यार, बल्कि ग्रुप है, तो दो आयोडीन के बीच रिपल्सन होता है और इसलिए बॉन्ड एंगल काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम। आप बाय द वे बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। जब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो दूसरा सेंट्रल एटम आपका सेम होगा, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा। तो ऐसे में आपको बॉन्ड एंगल दोनों में कॉन्सेप्ट सेम लगाना है। समझ आई बात ना? तो ये आपका बॉन्ड एंगल का तीनों केस हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक है ड्रैगोस रूल, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है ड्रैगोस रूल। तो छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा है। देखो ड्रैगोस रूल क्या कहता है? ड्रैगोस रूल ये कहता है ना कि जैसे आपका नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ पे आपका आ जाएगा सल्फर क्लोरीन आर्सेनिक, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, वो स्टाइल से
टीपो, और यहाँ पे फिर कल, अरे यार क्या लिखते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये जो आपको दिख रहा है, इधर आता है कार्बन, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है ना। तो इससे हमें मतलब नहीं, ये जो आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के नीचे जो फास्फोरस और ये ऑनवर्ड्स, इसके लिए जब ये एलिमेंट जो बॉक्स के अंदर भरा है, जो बंद है ना एलिमेंट, यदि ये एलिमेंट आपके हाइड्रोजन से लगे हो या ऐसे एलिमेंट से लगे हो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.1 है, तो ऐसे में वहां पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। मतलब इफ these elements are bonded with hydrogen or bonded with such elements whose electronegativity is less than 2.1, then in such case hybridization is not possible, and bond angle is about 90 डिग्री। यही है आपका ड्रैगोस रूल का स्टेटमेंट। समझ में आ रहा बात? ड्रैगोस रूल क्या कहता है, यदि आपका कभी भी कोई इन सब एलिमेंट से यदि कोई हाइड्रोजन लगा हो या फिर ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.1 हो, तो ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन वहां पे पॉसिबल नहीं होता और बॉन्ड एंगल ऐसे में वहां पे 90 के क्लोज हो जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं pH3 की, बात कर लेते हैं pH3। तो देखो फॉस्फोरस यहाँ पे ना pH3 में बॉन्ड एंगल आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, क्या होना चाहिए pH3 में बॉन्ड एंगल? तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो फॉस्फोरस का, तो sp3 बॉन्ड एंगल sp3 है, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, तो यह 109 डिग्री से कम होगा, ठीक है ना, कम होना चाहिए, कम होके 107 डिग्री 105 डिग्री के आसपास होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो pH3 में बॉन्ड एंगल होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 90 डिग्री के क्लोज हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे pH3 ड्रैगोस रूल फॉलो करेगा और ड्रैगोस रूल में हाइब्रिडेशन नहीं होता, तो ऐसे में बॉन्ड एंगल 90 के क्लोज हो जाता है। अब हम लोग समझते इस चीज को कि यार हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल 90। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में ही कट हो गया और जो भी लिखा था वो सेव नहीं हो पाया, तो चलो कोई बात नहीं यार, मैं आगे का पार्ट को आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये हम लोग समझा रहे थे कि pH3 की जो बात हम कर रहे थे, pH3 में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के क्लोज क्यों हो जाता है। तो ये चीज़ तो हम लोग देख लिए कि pH3 में क्या होता है, ड्रैगोस रूल ऑबे होता है, और ड्रैगोस रूल के कारण यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि ड्रैगोस रूल की वजह से देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल, और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसके वजह से ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 90 डिग्री हो जाता है, इट इज अबाउट 90। तो इसी चीज को अब हम लोग को समझना था कि यार pH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने की वजह से बॉन्ड एंगल 90 के क्लोज क्यों हो जाता है। तो देखो यार इस चीज को मैं अच्छे से समझा देता हूं। pH3, तो देखो pH3 को यदि हम ध्यान से देखें तो यहां पे मैं फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं पहले, नियॉन 10, और इधर आपका आता है 3s2, नियॉन 10 3s2 3p3, ये 3s है 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने का मतलब ये है कि ये जो s और ये जो p दिख रहा है ना, ये अब आपका मिक्स नहीं होने वाला, यानी अब यहाँ पे s और p का मिक्सिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो p के 3 ऑर्बिटल हैं, उस तीनों ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, तो देखो यार एक आपका px होता है, एक py होता है और दूसरा pz होता है, px py pz। यदि हम आपसे एंगल पूछे कि इस तीनों के बीच में क्या एंगल है px py pz में, तो क्या हो जाएगा एंगल, जरा बता दो। तो px का मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग है, py का मतलब जो y एक्सिस, और pz का मतलब z एक्सिस। यानी यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल वो तीनों अलग अलग एक्सिस में है, x y एंड z, और हमें ये भी पता है x y और z ये 3 एक्सिस होंगे x y z,
ठीक है ना। ये जो 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, ये तीनों आपस में कितने एंगल पे होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे हो गए। मतलब यहाँ पे पी का एक ऑर्बिटल आपका इस एक्सिस में है, एक आपका इस एक्सिस में है, तो एक आपका इस एक्सिस में है, यानी तीनों ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तीनों ऑर्बिटल आपका 90 डिग्री पे है। तो ऐसे में जब मान लो हाइड्रोजन pH3 की हम बात करें ना, तो अब जब फास्फोरस के साथ बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन आएंगे, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इस एक्सिस के अलोंग, एक इस एक्सिस के अलोंग और एक इस एक्सिस के अलोंग आपका ओवरलैपिंग शो कर लेगा। इसको अच्छे से समझना तो इस तरह से समझ लो, ये पी के ऑर्बिटल है, मतलब फास्फोरस के ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक्स एक्सिस के अलोंग आया, एक वाई के अलोंग, एक जेड एक्सिस, यानी यहाँ पे जो 3 बॉन्ड बनेगा वो भी आपका पी एक्स, एक पी वाई और पी जेड, यानी जो बॉन्ड बन रहा है पी और एच के बीच में वो भी आपका एक्स वाई जेड एक्सिस में बनेगा। और ऐसे में यदि हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, किसी भी बीच के बॉन्ड एंगल को मेजर करोगे तो दैट विल बी अबाउट 90 डिग्री। तो रीजन समझ में आया कि हाइब्रिडेशन नहीं होने की वजह से बॉन्ड एंगल 90 क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन तो हो नहीं रहा है। तो पहले पी के जो ऑर्बिटल थे पी एक्स पी वाई पी जेड वो 90 पे थे, अब भी 90 पे ही रहेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता, यदि हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री पे चले जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल वहां 180 हो जाता। मान लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, तो ऐसे में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके 120 डिग्री पे चले जाएंगे। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता, तो ऐसे में अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता। हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है तो प्योर पी ऑर्बिटल के द्वारा ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और प्योर पी ऑर्बिटल हमें पता है पी एक्स पी वाई पी जेड 90 के एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री, इसलिए जो बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे ऑब्जर्व होगा तीनों पीएच के बीच वो आपका 90 डिग्री ही रहने वाला है। बात समझ में आया। यहाँ पे हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे समराइज कर दिया। टोटल हमने एक तरह से 3 केस देखा बॉन्ड एंगल केस में। पहला केस था व्हेन देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, केस 2 था व्हेन देयर इज लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, और केस 3 था जब सेंट्रल और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। मतलब एक केस था जहां पे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट था, और एक ऐसा केस था जहां पे सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट था। तो 3 टोटल बोल सकते हैं 4 केस, और 5वां एक ड्रैगोस रूल जो कि एक्सेप्शन है। ड्रैगोस रूल कहाँ लगता है ये ध्यान रखिएगा, फास्फोरस फैमिली में और साथ ही साथ मतलब नाइट्रोजन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली में लगता है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नहीं, फास्फोरस ऑनवर्ड सल्फर ऑनवर्ड्स, यही मेनली 2 जगह आपका ड्रैगोस रूल अप्लाई होता है। तो ड्रैगोस रूल जहाँ पे भी लगे बॉन्ड एंगल आपको याद रखना 90 के अबाउट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो भी चीज़ पढ़े उसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे कि जो बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट वो आपका बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक क्वेश्चन पे आते हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, यहाँ पे आपको कुछ स्पीसीज दिए हुए, कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए जिनके बीच का बॉन्ड एंगल आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखो यार सोचना किस तरह से, तो सबसे पहले तो आपको सभी स्पीसीज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। इस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं पहले के लेक्चर में बताएं, इलेक्ट्रॉन पेयर आप निकाल लो, वहाँ से आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो, और हाइब्रिडेशन के हेल्प से आप इजीली जो रूल्स बताएं उस रूल्स को अप्लाई करते हुए आप इजीली बता सकते हो। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा CCl4, SF6, SnCl2, BeCl2 ये सारे स्पीसीज दिए, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का बॉन्ड एंगल को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CCl4, यहाँ पे CCl4 की बात करें तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो शेप है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। CCl4 के केस में बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, टेट्राहेड्रल है इसलिए। अब ये पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो फिर आप हाइब्रिडेशन निकाल लो। हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर के हेल्प से निकाल लो, या स्ट्रक्चर बना लिए तो स्ट्रक्चर के हेल्प से निकाल लो। हाइब्रिडेशन आएगा sp3, और sp3 है कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, देख लो यार 4 के चारों चले गए बॉन्डिंग, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे में बॉन्ड एंगल हम बोल देंगे 109 डिग्री 28 मिनट। समझ रहे हो बात को। SF6 का देखो यार ज्योमेट्री बना लो, ऑक्टाहेड्रल होता है, बहुत बार इससे पहले ड्रॉ करवा चुके हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा यार बताओ जरा। तो देखो ये फ्लोरीन के बीच का एंगल कितना हो जाता है 90, या फिर यहाँ पे हम देख लेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 90, ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये सारे एग्जाम्पल। SnCl2 में देखो सबसे पहले हम लोग इसका ज्योमेट्री को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। Sn के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, तो यहाँ पे सुनो पार्वती, तो Sn जो है वो आपका
ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, इट मीन्स इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्लोरीन के पास चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि लोन पेयर के रूप में इसके पास रह जाएगा। यदि लोन पेयर नहीं होता, यदि लोन पेयर की जगह पे बॉन्ड पेयर होता तो बॉन्ड एंगल होता आपका 120 डिग्री। हाइब्रिडेशन देख लो, हाइब्रिडेशन क्या है, 1 2 और 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp2 द बॉन्ड एंगल विल बी अबाउट 120 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर के आने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा और इस रिपल्सन की वजह से ये जो Cl और SnCl का जो बॉन्ड एंगल है ना वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की हम बात करेंगे वो लेस देन 120 डिग्री होगा, 120 से कम होगा, ठीक है ना, 120 के आसपास होगा, जैसे 117, 18, 19 डिग्री ऐसा कुछ होगा। क्लियर। BeCl2 में यार ऑलरेडी यार देख रहे हैं हम लोग इतने देर से, BeCl2 2 बॉन्ड है, दोनों के दोनों 180 डिग्री पे है, बीच में कोई लोन पेयर तो है नहीं बेरिलियम के पास। H2O याद रखिएगा यार 104 डिग्री 5 मिनट। AlCl3 तो देख लो यार AlCl3 का, AlCl3 Al एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। यहां पे भी देखो यार एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों के तीनों बॉन्डिंग में जा चुके। हाइब्रिडेशन एल्युमिनियम का क्या है, sp2। हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। लोन पेयर नहीं है, एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों के तीनों बॉन्डिंग में जा चुके, लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड एंगल कितना बोल देंगे, 120 डिग्री। समझ में आया। यानी AlCl3 में बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। H2S तो याद आ रहा है, H2O H2S ये सब, H2S ड्रैगोस रूल फॉलो करता है एंड हेंस बॉन्ड एंगल इज अबाउट 90 डिग्री। यहाँ पे 92 डिग्री के अबाउट होता है, बताया था मैं एग्जाम्पल में, H2O का जब कंपैरिजन कर रहा था तब बताया था। और लास्ट है NH3 में क्या हो जाता है, पहले स्टार्टिंग में क्लियर कर चुके हैं। NH3 में हाइब्रिडेशन होना क्या चाहिए था, देखो हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए था, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल 109 से कम हो जाता है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 107 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। यानी बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो ये 3-4 वैल्यू जो याद रखना था वो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था, 107.5 डिग्री के अप्रॉक्स हो जाता है। तो अब हम लोग अच्छा सभी का बॉन्ड एंगल लिख लेते हैं। CCl4 में तो एक्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट होता है, SF6 में 90, SnCl2 में लेस देन 120 डिग्री। यदि अब हम पूरा को ऑर्डर में लिखें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका, तो सबसे पहले कौन आता है आपका, सबसे पहले कौन आता है, BeCl2। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल BeCl2 का होगा। BeCl2 के बाद बॉन्ड एंगल किसका आएगा जरा देखो यार, AlCl3, जहाँ बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री, तो यहाँ पे AlCl3 आ गया। फिर 120 के बाद 120 से थोड़ा कम कौन है, SnCl2, तो SnCl2 लिख देंगे। फिर SnCl2 से थोड़ा कम, SnCl2 से कम तो CCl4 पे आ जाओ यार, CCl4 जो कि 109 डिग्री 28 मिनट होता है। फिर CCl4 से थोड़ा कम NH3 107 डिग्री। फिर NH3 से कम तो अब आपके पास 2 ही बचा है, एक SF6 बच रहा और एक H2S। SF6 में तो एक्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन H2S में 90 के क्लोज होता है, दैट इज H2S। और सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल कहाँ पे होगा, SF6। तो देखो यार क्वेश्चन को कैसे करना है यार, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद उसका पहले बॉन्ड एंगल प्रिडिक्ट करो। जैसे sp आया तो 180 होना चाहिए था, sp2 आ रहा तो 120 होना चाहिए था, sp3 आ रहा तो कुछ और, sp3d d2 आ रहा तो फिर वो पेंटागोनल स्क्वायर बाय पिरामिडल दैट इज ऑक्टाहेड्रल, उस बेसिस पे आपको सोचना पड़ेगा। और फिर यदि उसमें लोन पेयर आ गया तो फिर बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा देख लो यार, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन के हेल्प से। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके कोशिश करना पहले खुद से इसका आंसर देने का, ठीक है। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचो कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तब जाके सीखोगे। चलिए यार BeCl3, PCl3, AS और BiCl3। BeCl3 का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बता दो यार जल्दी से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नो लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इज एक्जैक्टली अबाउट 120 डिग्री। कोई लोन पेयर नहीं है ना, तो इसलिए बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। PCl3, AS और BI ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन फैमिली से, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो इसलिए यहाँ पे Cl, Cl, Cl। तो
अब पहले तो ये बताओ, अच्छा चलो पहले तीनों को ड्रॉ ही कर देता हूँ मैं, Cl Cl Cl, यहाँ पे भी एक लोन पेयर Bi Cl 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 लोन पेयर। अब जरा सोचना और बताना, PCl3 सबसे पहले आप सोचोगे इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे, 1 2 3 1 4 3 सिग्मा एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन क्या 109 डिग्री 28 मिनट होगा? नहीं। क्यों नहीं? लोन पेयर है, रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। रिपल्सन करेगा ना ये, तो ये बॉन्ड एंगल को थोड़ा कम कर देता है। तो बॉन्ड एंगल अबाउट 107 डिग्री 6 डिग्री जो भी हो उसी के आसपास रहेगा। आर्सेनिक सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल सेम केस है, sp3 बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट होगा नहीं, थोड़ा कम होगा। तो अब हम लोग सेम वे में यहाँ पे भी वही केस है आपका। तो अब बात आया, इतना तो समझ में आ गया वो यहाँ पे 120 डिग्री, बाकी जगह 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल कम होने वाला है। मतलब बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका रहने वाला है? BCl3 120 डिग्री एक्जैक्टली, बाकी में 109 से कम हो रहा है बॉन्ड एंगल। यहाँ तक समझ में आया। अब इस तीनों में कैसे कंपेयर करेंगे? तो यार केस याद है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका डिफरेंट हो रहा है? सेंट्रल की सराउंडिंग एटम का। तो यहाँ पे देख लो यार, फॉस्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ, तो यहाँ सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। सेंट्रल एटम में आप कैसे सोचेंगे यार बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करें? तो याद होना चाहिए यार, आपको बताया था मैं, फॉस्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ सराउंडिंग एटम तो हर जगह सेम है, तो हम सेंट्रल एटम के बारे में सोचेंगे। सेंट्रल एटम में फॉस्फोरस आर्सेनिक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके ज़्यादा क्लोज होगा? किससे ज़्यादा क्लोज होगा? तो क्लोरीन के फॉस्फोरस के ज़्यादा क्लोज होगा। यदि फॉस्फोरस के ज़्यादा क्लोज है तो ऐसे में यहाँ पे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा, और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर भाग जाएंगे, बॉन्ड दूर दूर भाग जाएगा, और इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। सेम में यदि यहाँ पे बात करें तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, इसलिए इसको अपनी पास खींच लिया। यहाँ थोड़ा कम है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा दूर तो रिपल्सन थोड़ा कम हो चुका, रिपल्सन कम हो चुका तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होगा। यहाँ रिपल्सन ज़्यादा था तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा बढ़ जा रहा था। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो रिपल्सन और भी क्या हो जाएगा? कम। इलेक्ट्रॉन तो इसमें कुछ ज़्यादा ही दूर दूर भाग गया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन बिस्मथ से काफ़ी दूर रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन कम हो रहा है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, रिपल्सन कम तो बॉन्ड एंगल कम रहेगा। यानी इस तीनों में हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनल ऑर्डर की हम बात करते हैं तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा BCl3, देन PCl3, देन आर्सेनिक क्लोराइड, देन बिस्मथ क्लोराइड। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल NO2, NO2 प्लस और NO2 माइनस बॉन्ड एंगल। वीडियो को पॉज करो और थोड़ा खुद से कोशिश करो यार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए देखते हैं। NO2, तो देखो यार NO2 का स्ट्रक्चर, पहले हमें स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, बताया था स्ट्रक्चर में, वेस्पर थ्योरी में बताया था। NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है जिसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में भी बात की है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन का, ठीक है ना। अब 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास आ गया। अब ये क्या करेगा? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर नहीं सकता ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसे में क्या करता है नाइट्रोजन? अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देता है। तो नाइट्रोजन के पास 5 में से 2 और 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है। अभी भी क्या बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्यों कहला रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए। तो इसको हम एक काम करते हैं, गोले के अंदर भर देते हैं, ठीक है ना। दूसरा NO2 प्लस। NO2 प्लस में क्या हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यदि नाइट्रोजन किसी और को दे देता है तो ऐसे में नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यदि प्लस चार्ज आ जाएगा तो अब NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तीसरा केस है NO2 माइनस। चलो सोचो और NO2 माइनस कैसे बनेगा बताओ। तो अब यहीं पे क्या हो जाएगा? आपका जो प्लस चार्ज है ना, यदि यही इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है, तो ऐसे में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए चार्ज इसके ऊपर क्या आ जाएगा? NO2 माइनस।
अभी मैंने केवल स्ट्रक्चर की बात किया कि किस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल था, 5 में से 2 इधर 4, एक बच गया NO2 के पास। इसके बाद क्या हुआ, NO2 प्लस बनाना था तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो बचा था वो भी लूज कर दिया, तो NO2 प्लस। यदि यही एक और ले लेता है बाहर से कहीं तो इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा और एक के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन अब हो जाता है। समझ में? अब हमें बॉन्ड एंगल के बारे में सोचना है, तो बस रिपल्सन का देखना है यार, कहाँ रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ रिपल्सन कम हो रहा है। देखो तो यहाँ पे देखना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे NO2 पे माइनस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या अब ये बॉन्ड जो दिख रहा है स्ट्रेट, क्या ये स्ट्रेट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ये अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये रिपेल करेगा और इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा सा आपका बेंड हो जाएगा और ये आपका लोन पेयर तो चलिए रहेगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो ऐसे में यहाँ पे आपका ये बिल्कुल लीनियर ही रहेगा एंड बॉन्ड एंगल विल बी एग्जैक्टली अबाउट 180। तो यहाँ पे NO2 में तो एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट NO2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो इसको लीनियर रहने देगा? बताइए, क्या लीनियर रहने देगा? नहीं, ये भी तो यार रिपेल करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यदि हम रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन ज्यादा कहाँ आपको ऑब्जर्व होगा? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में कि तीसरे वाले में? तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा ये बॉन्ड जो है ना ज़्यादा ही क्लोज आ जाए। ये रिपल्सन ज़्यादा कर रहा है ना तो बॉन्ड थोड़ा क्लोज आ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल यहाँ ज़्यादा हो गया कि कम हो गया? हाँ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इस ज़्यादा पुश करेगा तो ये बॉन्ड पास में आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल यहाँ कम हो जाएगा। तो अब इस तरह से ओवरऑल यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होगा? तो NO2 प्लस में यार 180 डिग्री, इसके आसपास भी कोई नहीं है, NO2 प्लस। फिर इसके बाद कहाँ होना चाहिए बॉन्ड एंगल? तो NO2 में होना चाहिए। फिर कहाँ होना चाहिए? तो NO2 माइनस में होना चाहिए। समझ आया बात? तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल देख लिए, NO2 प्लस NO2। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे जगह ये क्वेश्चन दिखेंगे, तो इसलिए अच्छे से समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन। चलिए, ROR हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन H2, ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पे ROR ईथर ग्रुप होता है, जो 11th के बच्चे होंगे हो सकता है इसके बारे में नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। तो R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे हमने CH3 ले लिया, मिथाइल, इथाइल, इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। नहीं समझ में आए तो यह क्वेश्चन आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। ऑक्सीजन जिस तरह से यार H2O होता है ना, H2O में क्या है, O इधर HH है, या H के जगह पे CH3 ग्रुप लगा दिया गया, बस यही डिफरेंस है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चला गया, कितना पेयर बच गया? 2 पेयर, जबकि H2O में भी 2 पेयर है। अब यहां पे देखो, वाटर में तो बॉन्ड एंगल हमें पता है कि 104.5 डिग्री होता है, लेकिन ईथर में क्या होता है ना, ये 2 CH3 ग्रुप, अब एक अकेला हाइड्रोजन है तो बहुत छोटा सा ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ साथ 3 हाइड्रोजन एटम आ गया, तो ये ग्रुप यार काफी बड़ा हो गया ना। काफी बड़ा ग्रुप यदि हो गया तो इनके बीच में रिपल्सन बहुत जबरदस्त काम करता है, और इसलिए इसी रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल देखो, हाइब्रिडेशन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, 2 सिग्मा 2 लोन पे sp3, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे जो 2 बल्कि ग्रुप के बीच रिपल्सन है ना, रिपल्सन की वजह से ये 2 बॉन्ड आपस में काफी दूर हो जाते हैं, और ये फाइनली बॉन्ड एंगल जो इनके बीच ऑब्जर्व किया गया वो 110 डिग्री के अबाउट ऑब्जर्व किया गया। जबकि यहाँ पे तो लोन पेयर रिपल्सन से बॉन्ड एंगल कम हो रहा था, यहाँ पे भी लोन पेयर इसको कम करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ CH3 इतने बल्कि ग्रुप है ना, इनके बीच रिपल्सन इतना ज्यादा था कि बॉन्ड एंगल बढ़कर कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो ये याद भी रखना कि ईथर में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाता है, और दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 110 डिग्री, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल आपको OF2, OCl2 और H2O के बीच बताना है। ओके, तो देखो यार बॉन्ड एंगल हम लोग कैसे देखते हो, देखो तीनों का स्ट्रक्चर देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, OF2, OCl2 और H2O। H2O में ये HH आ जाएगा। सभी जगह यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 2 बॉन्डिंग में चला गया, 2 लोन पेयर बच गया, यहां पे भी ऐसा। अब देखो यार होता क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे, अब फ्लोरीन हाइड्रोजन तक तो ठीक है, लेकिन क्लोरीन का जो होता है ना साइज कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। हाइड्रोजन तो बहुत छोटा ग्रुप है यार, फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, फ्लोरीन आपका सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, क्लोरीन थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है।
तो क्लोरीन के केस में क्या हो जाता है, ये बड़ा साइज होने की वजह से यहाँ रिपल्सन काफी ज्यादा हो जाता है, और इस रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल HOCl2 के केस में ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 111 डिग्री के अबाउट हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है ना, जहां जहां बॉन्ड एंगल मतलब प्रेडिक्टेड जो बॉन्ड एंगल था उससे भी ज्यादा हो रहा है, वो चीजें आप याद रखिएगा। जैसे ईथर में मैंने बताया OCl2 के केस में बॉन्ड एंगल हाइब्रिडेशन तो sp3 है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन हर जगह देखो sp3 है, बॉन्ड एंगल हर जगह sp3 है, तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन OCl2 के केस में बॉन्ड एंगल 111 डिग्री के अबाउट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्यों, बल्कि ग्रुप की वजह से Cl थोड़ा बड़ा ग्रुप है, रिपल्सन ज्यादा हो जाता है इसलिए। एक और रीजन है बैक बॉन्डिंग। तो जब हम बैक बॉन्डिंग बताएंगे तो वहां पे ये वाला हम केस जो है ना बॉन्ड एंगल वाला, इसको हम अलग से फिर से वहां पे भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है OF2 और एक OH2, इस दोनों में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। यहां तो आपको पता भी है बॉन्ड एंगल कितना होता है। यहां पे बात करते हैं, यहां पे देखो फ्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन, यही डिफरेंस है ना। सेंट्रल एटम तो दोनों जगह ऑक्सीजन ही है, बस सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, वहां फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो चलो यार देख लेते, कंपेयर कर लेते। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिया, तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के पास है, मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ज्यादा पास होगा, तो रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन रिलेटिवली कम हो जाएगा। समझ में आ रहा क्यों कम हो रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी ओर खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो गए, तो इनके बीच रिपल्सन बहुत कम लग रहा है। लेकिन यहाँ पास है, यहाँ रिपल्सन ज्यादा लगेगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा की बात करा जाए तो OCl2 में सबसे ज्यादा हो जाएगा। OCl2 के बाद इस दोनों में एंगल कहाँ ज्यादा है, वाटर में ज्यादा है, और फिर OF2 आपका सबसे लीस्ट होगा। तो याद रखिएगा, आपको बहुत सारी जगह ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जितना भी बॉन्ड एंगल का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया, आप ईमानदारी से ऑनेस्टली समझकर अच्छे से इसको एक बार और प्रैक्टिस करना, जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखना, आपका कॉन्सेप्ट जो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते थे बॉन्ड एंगल में, जो भी एक्सेप्शंस मिल सकते थे आपको देखने को, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सबके सब डिस्कस कर दिए। तो चलिए यार, अभी इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। फॉर द टाइम बिंग, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।